स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। आज देखिए बड़ी राजनीति की दुनिया की बड़ी खबरों का दिन है। प्रधानमंत्री ने अपने सांसदों से बातचीत करते हुए कहा कि भाई अब जाना है 300 के बहुत ऊपर। अब 400 पार का नारा जो है उसको जमीन पर उतारने का वक्त आ गया है। प्रधानमंत्री ने अपने सांसदों से बात करते हुए कहा कि विपक्ष जहां है उससे भी नीचे जाएगा, आप ये मान करके चलिए और जाइए जनता के बीच में, मोदी की गारंटी की गाड़ी लेकर के बढ़िए आगे। तो ये बीजेपी का कॉन्फिडेंस। दूसरी ओर विपक्ष के नेताओं की मुलाकात होने जा रही है इंडिया अलायंस की बैठक के तौर पर दोपहर 3 बजे से 1 घंटे के बाद। लेकिन उसमें सब लोग मिलेंगे उससे पहले ही एक 1 to 1 जैसे आप देखते हैं ना, प्रधानमंत्री कहीं विदेश दौरे पर जाते हैं तो किसी बड़ी G20 की मीटिंग मान लीजिए कहीं पर होने जा रही है तो सब लोग इकट्ठा होते हैं। उससे पहले ही अपना एक इंग्लैंड के साथ मीटिंग हो रही है, कभी कहीं अमेरिका के साथ साइड में मीटिंग हो रही है। तो ऐसे यहाँ पर इंडिया गठबंधन की मीटिंग से पहले ये साइड मीटिंग्स चल रही हैं। अरविंद केजरीवाल जो हैं वो स्टालिन से मुलाकात कर रहे हैं, ममता बनर्जी से मिल रहे हैं, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं मैं पहले राहुल गांधी से मुलाकात करूंगा, अखिलेश यादव भी पहुंचने वाले हैं। तो सब लोग जो है अपना अलग अलग मीटिंग पहले करके अपनी एक टोन सेट कर लेना चाहते हैं कि भाई मीटिंग के अंदर अपने अपने राज्य बचाओ। ये है बड़ी बड़ी बात जो सामने आ रही है। हर क्षेत्रीय दल जो है वो ये चाह रहा है कि मेरे राज्य के अंदर कोई दूसरा ना आ जाए। ममता बनर्जी कह चुकी हैं पहले कि जो जहां मजबूत है वहां पर पूरी ताकत से लड़ेगा, बाकी लोग उसको डिस्टर्ब ना करें। मतलब सब लोग कन्नी काट देना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी की, कि कांग्रेस पार्टी को कहीं जगह ना मिले। और इसके लिए सब लोग ऐसा लग रहा है गैंग अप हो रहे हैं। तब कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस जोर न लगा पाए, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी जो है मिल बैठकर इसके लिए आपस में बातचीत करें कि भाई तुम ऐसी बात, तुम भी हमारा साथ देना। यूपी के अंदर भी कांग्रेस, अखिलेश यादव को मालूम है यहाँ कांग्रेस का ही जनाधार है, बसपा तो गठबंधन के अंदर है नहीं, तो कांग्रेस पार्टी को ही उनको देनी पड़ेंगी 2-4 सीटें जितनी भी देनी है। तो वो भी इस ताक में बैठे हैं कि अच्छा अभी तुमने एमपी में हमारे साथ ये किया था, तुमको चिरकुट पार्टी बोल चुके हैं पहले ही, अब हम तुमको बताएंगे यूपी में आओ तुम क्या होता है। ऐसे ही बिहार के अंदर सब लोग जो मिल बैठकर 3 राज्यों में हार हो गई, लालू यादव भरे बैठे होंगे कि अच्छा चलो ठीक है, बहुत अपने आप को तोप समझ रहे थे, अब इनको हम बिहार में अंदर बताते हैं। ऐसे ही महाराष्ट्र के अंदर। तो ये सब जो है अभी मिलकर कांग्रेस पार्टी को कैसे दबाया जाए सीटों के बंटवारे में, उस ताक में लगे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी भी अब ये सोच रही हो कि वहां भी बड़े घाघ नेता, सीनियर नेता बैठे हुए हैं, उनको भी मालूम है कि ये सब लोग क्या सोच रहे हैं, ये अलग अलग मीटिंग करके क्या आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो वो भी इसका कोई तोड़ निकालने की कोशिश करेगी। अब कांग्रेस दबाव में आती है या नहीं, सवाल केवल इतना रह गया है। रीजनल पार्टीज की भूमिका लगभग क्लियर है कि वो अपने यहाँ पर कोई स्पेस कांग्रेस को देना नहीं चाहते। अलग अलग जो तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं वो इस वक्त आ ही रही हैं। तो अब बात जहाँ से शुरू हुई थी, फिर मैं रागी जी के पास जाना चाहता हूँ। अगर सर ये भूमिका है बैठक में जाने से पहले की, ये माइंडसेट है, तो आप क्या तय करेंगे एक साथ मिलकर के? अगर पहले ही आप इस आशंका से जा रहे हैं कि सामने वाला मुझे कॉर्नर करने की कोशिश करेगा और मैं दबाव में नहीं आऊंगा। मैंने कहा तो कि ये पूरा गठबंधन के अंदर एक अजीब तरीके की आपस में ही गोलबंदी चल रही है, और ऐसी ये अपने आप में पूरी कहानी कह देती है कि जो इंडिया गठबंधन है एक होमोजेनस ग्रुप के तौर पर अभी भी खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। होमोजेनस से मेरे कहने का मतलब है कि वो संगठित होकर के एक साथ अभी मन ही नहीं मिला हुआ है। जब आपका मन ही नहीं मिला हो तो ऐसे में आप एक साथ राजनीतिक तौर पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभियान आप चलाने की क्षमता खो देते हैं। एक नेता की बात कर लेते हैं। अभी अरविंद केजरीवाल की तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो वो तो अपने आप को आधा होस्ट भी मान रहे हैं कि सब लोग दिल्ली में आए हैं तो मैं सबसे मुलाकात करूंगा। इनके बारे में ये शायद इकलौते ऐसे घटक दल हैं जिनको लेकर के माना जा रहा है कि ये कब तक रहेंगे अलायंस के अंदर, यही तय नहीं है। कब लगता है अब कुछ हो गया आप छोड़ करके चले जाएंगे? देखिए, यदि इस पूरे गठबंधन में मैं कहूं कि एक आदमी है जो सबसे शातिर प्लेयर है, जो सबसे शातिर, मैं राजनीति का कालनेमी मानता हूं अरविंद केजरीवाल को। बहरूपिया ना, बहरूपिया भी तो बहरूपिया था, बहरूपिया ही है, क्योंकि वो हर मैं लेकिन राजनीति में ऐसा भी चरित्र होता है कि आप इनको समझना बहुत फिरकी गेंदबाज है। आप इनको समझना, ये आदमी इतना चतुर है कि माने कांग्रेस को बेच देगा, लेकिन वो पता लगे रसीद भी कांग्रेस को नहीं पता है कि वो बिक चुका है, वो स्थिति है। तो और अरविंद केजरीवाल ले रहे हैं कांग्रेस को? नहीं, मैं बता रहा हूं। देखिए, कांग्रेस की जमीन लोग हमेशा केजरीवाल छीन रहे हैं। पंजाब छीन लिया, गुजरात के अंदर आप उनका प्रेजेंस देखिए,
गुजरात के अंदर प्रेजेंस जो है वो कांग्रेस से जमीन छीन रही है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। क्या है आने वाले दिनों में यदि वहां पर टक्कर होगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा है, तो कांग्रेस गुजरात में नहीं खतरा है, आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल उनके लिए खतरा है। और ये मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई की निकम्मापन है कि वो अरविंद केजरीवाल को इनको यहीं रोक करके नहीं रख पा रही है। इतने मुद्दे हैं, इतने मुद्दे दोनों हैं जो जगह समेट लोकल करके यूनिट जो है कांग्रेस की वो अड़ी हुई है कि हम साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, पंजाब में भी और दिल्ली में भी। इस पर जी देखिए, लोकसभा और विधानसभा चुनावों को अगर हम मिक्स करेंगे तो इस तरह की स्थिति दिखाई देगी, लेकिन अगर हम लोकसभा के चुनावों में जाएंगे, ना तो पंजाब और ना कि दिल्ली बहुत ज़्यादा कोई आपका इतना कोई प्रभाव है। तो मुझे लगता है कि लोकसभा चुनावों के हिसाब से बात होगी। विधानसभा चुनावों में तो देख चुके हैं एक दूसरे से लड़के, तो अब लोकसभा चुनावों के हिसाब से बात होगी कि भाई आपका कितना प्रभाव है। लोकसभा चुनावों में हमने पिछले चुनावों में देखा है आपका कितना प्रभाव है, तो आप उस हिसाब से सीटें मांगे। मेरा ये कहना है कि ये संभावनाएं हैं, नहीं तो कोई गठबंधन बनेगा ही नहीं अगर सब अपनी जगह पे अड़े हुए। और जैसे ये मुलाकातें हो रही हैं तो ये एक दूसरे से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनका स्टैंड, अगर अरविंद केजरीवाल ममता बनर्जी से मिलेंगे या अरविंद केजरीवाल किसी और से मिल रहे हैं, तो वो ये भांपने की भी तो कोशिश होती है कि अच्छा आप मीटिंग में किस तरह का स्टैंड लेने जा रहे हैं, ताकि वो अपने स्टैंड को उस तरह से मोल्ड कर सकें। तो ये सारी बातें, इसलिए ये मुलाकातें भी इसलिए हो रही हैं। तो कोशिश ये होगी कि मैक्सिमम जो चीज़ें हैं या मैक्सिमम सीटें जो हैं वो रीजनल पार्टीज़ अपनी तरफ खींच सकें, ये ज़रूरत होगी। लेकिन कांग्रेस भी अपनी स्ट्रैटेजी बना के ही इस मीटिंग में जाएगी कि वो डाटा लेके जाएगी कि किस सीटों पर उन्होंने क्या प्रभाव डाला है या किस सीटों पर उनका कैसा प्रभाव है। तो ये आपस में नेगोशिएशन के बाद ही होगा, और आज की मीटिंग में सब कुछ तय हो जाएगा, मुझे ऐसा भी नहीं लगता है। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? ये देखिए, ये आज की मीटिंग में बेसिक तय होगा, लेकिन आगे जो है ये सीटों का बंटवारा थोड़ा समय लगेगा। इसमें इतनी जल्दी से हो जाएगा कि आप यहाँ पे ये 10 ले लीजिए, हम वहाँ 10 ले लेंगे, ऐसा नहीं होगा। जी समीर जी। देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष में कांग्रेस के अलावा क्षेत्रीय दल भी इस बात को जानते हैं कि 2014 और 2019 में प्रधानमंत्री मोदी की जो आंधी चली थी, और प्रधानमंत्री मोदी की जो लोकप्रियता थी वो अभी भी बरकरार है, और जो उनके भरोसे की गारंटी है वो सर चढ़ के लोगों के बोल रही है। इसलिए कांग्रेस, अखिलेश भी डरे हुए। आप देखिए, अखिलेश और जब बसपा मिलकर चुनाव लड़े थे 2019 का, तो बसपा को 10 और अखिलेश को 5 सीटें आई थी। आज अखिलेश की 3 सीटें, रामपुर और आजमगढ़ जो अखिलेश का गढ़ है वो भारतीय जनता पार्टी से वो गंवा चुके हैं। तो अखिलेश भी इस बात को जानते हैं कि मैं अकेला, अब मोदी तो को चुनौती दे नहीं सकता था, अब तो योगी भी आ गए। तो मोदी और योगी को उत्तर प्रदेश में अखिलेश की ताकत नहीं है चुनौती देने की, इसलिए अखिलेश भी वहाँ पर चाहेंगे कि कांग्रेस वहाँ पर उनके साथ मिलकर लड़े। सीटें कितने देंगे ये उनकी आपसी चर्चा का विषय होगा, लेकिन अखिलेश भी इतनी हिम्मत नहीं करेंगे। अब उनको अपना दल कमेरावादी जो अनुप्रिया पटेल की माँ है, उनके साथ गठबंधन है, उनको भी 3 से 4 लोकसभा सीटें देना है। तो मुझे लग रहा है अखिलेश यादव कहेंगे भैया 80 में से 70 सीटें मैं लड़ रहा हूँ, 20 सीटें बाकी गठबंधन के अंदर आपस में लड़ ले। तो मुझे लग रहा है कि विपक्ष के जो कांग्रेस के अलावा क्षेत्रीय दल है, उन्हें भी प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का आभास है, और उन्हें ये पता है कि अगर ये चुनाव हमने मिलकर नहीं लड़ा और अगर मोदी को हमने नहीं रोक पाए तो हम सब साफ हो जाएंगे। सिर्फ लोकसभा में साफ नहीं होंगे, उसके बाद विधानसभा चुनाव में भी इन्हें जाना है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से इन 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अंदर प्रधानमंत्री की लोकप्रियता के दम पर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है, विपक्ष जानता है कि लोकसभा चुनाव के बाद जब विधानसभा चुनाव होंगे, वो बिहार के हो या आंध्र प्रदेश के हो या फिर पश्चिम बंगाल के हो या दिल्ली के हो, प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में काउंट होगी, और ऐसी स्थिति में उन्हें विधानसभा से भी हाथ धोना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है ये डर पूरे विपक्ष के अंदर मोदी का बैठा हुआ है। ठीक है, और यही डर इन्हें आपस में एकजुट करेगा, और ये आपस में सीटों का किसी ना किसी तरीके से गठबंधन कर चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे। तो फिर मैं आपको बता दूं, तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, इंडिया अलायंस के सभी पार्टियों की मुलाकात 3 बजे होगी वैसे तो, लेकिन उससे पहले सब लोग अलग अलग मुलाकातें कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे राहुल गांधी की मुलाकात होने जा रही है, उद्धव ठाकरे ने ममता बनर्जी से मुलाकात की है, अरविंद केजरीवाल की स्टालिन से, ममता बनर्जी से अलग मुलाकात हुई है, अखिलेश यादव भी मीटिंग के लिए पहुंच चुके हैं, हेमंत सोरेन नहीं आए हैं इस बैठक में शामिल होने के लिए। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, आपको बताते हैं। उन्होंने कहा मेरी व्यस्तताएं हैं, अब 3 महीना लोकसभा चुनाव से पहले अब ये मीटिंग हो रही है, इसमें सारे बड़े लीडर्स पहुंचे हैं, इसमें भी वो नहीं आ रहे हैं, तो क्या बात उनकी होगी। बहरहाल ये देखिए, अलग अलग मुलाकातों का दौर जो है वो इस वक्त चल रहा है। अब ये क्या क्षेत्रीय दल मिलकर खास तौर पर रणनीति बना रहे हैं, माना यह जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को दबाव में लेने की कोशिश जो है सभी क्षेत्रीय क्षत्रप जो है वो इस मीटिंग में करने जा रहे होंगे। कांग्रेस किस ट्रम्प कार्ड के साथ जाएगी इन बैठकों के अंदर? देखिए, उनका ट्रम्प कार्ड साफ है। अगर कोई भी ऐसा दल जो है जिसकी पैन इंडिया प्रेजेंस है, तो
तो वो कांग्रेस ही है, और बाकी दलों के अलग अलग जगहों पर प्रेजेंस है, लेकिन कोई भी इनमें से ऐसा दल नहीं है जो कि पैन इंडिया जिसकी प्रेजेंस रही हो। तो कांग्रेस जो है वो ऑब्वियसली सबसे बड़ी या सबसे जो कह सकते हैं एक्सेप्टेबल पार्टी जो है भारत में, पूरे देश में है। तो ये उनका जो है एक यूएसपी कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव पॉइंट है। और इसी कारण से जब हम किसी भी गठबंधन की बात करते हैं तो उसमें विपक्षी गठबंधन की बात करते हैं तो उसमें कांग्रेस जो है एक सेंट्रल पॉइंट जैसा हमारे को दिखाई देता है। प्रोफेसर साहब, कांग्रेस पार्टी की भूमिका से तो इनकार नहीं किया जा सकता। अगर कोई अलायंस है तो कांग्रेस के बगैर तो नहीं हो सकता। देखिए, थोड़ा मैं इसे बड़े कैनवास पर ले जाना चाहता हूँ। कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है, क्योंकि जब भी पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी में जहाँ पर नेशनल या फ्रीडम मूवमेंट लड़ा जाता है, वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम में उभर करके आता है कि जो पार्टी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ती है उसका नेटवर्क बहुत बड़ा हो जाता है, पैन कंट्री हो जाता है, और वो फिर बाकी लोग उसके या तो उसके पिछलग्गू हो जाते हैं, तब जिंदा रह सकते हैं। जो विरोध करता है वो देशद्रोही होकर के बच नहीं पाता है। तो एक जमींदार जैसे अपनी कमाई जो होती है, वो राजनीतिक पूंजी धीरे धीरे, वो अपना कैपिटल धीरे धीरे खत्म होता है। कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे वो सारी जमीन खो रही है। तो ये जब हम कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक पैन इंडियन पार्टी है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसका प्रेजेंस कितना रह गया है, कितना इफेक्टिव वो रह गया है। वो 10%, 8% कंट्रीब्यूट करने की स्थिति, जो पार्टी जो क्षेत्रीय दलों की पहले भूमिका थी, आज के दिन में कांग्रेस की उतनी बड़ी भूमिका हो गई है। कुछ ही ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से सीधे टक्कर ले रही है। एक तेलंगाना मैंने कहा कि एक अपवाद के रूप में है, नहीं तो आप एक एक करके आप घूमते जाइए। उत्तर प्रदेश से ख़त्म, बिहार से ख़त्म, बंगाल से ख़त्म, उड़ीसा से ख़त्म, आप नीचे चले जाइए, आंध्रा के अंदर आज के दिन में कांग्रेस पार्टी ख़त्म हो गई है, तेलंगाना में आ गई है, तमिलनाडु ख़त्म, केरला में बची हुई है, कर्नाटक में बच रही है ना, उड़ीसा में तो नीचे ही जा रही है। मैंने कहा कि जहां भी क्षेत्रीय पार्टी से ने उसको रिप्लेस किया, वहां पर वो दोबारा आ ही नहीं पाई है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस की जो प्रेजेंस है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। इतनी बड़ी पार्टी है, स्वतंत्रता के आंदोलन की लड़ाई लड़ी है पार्टी, उसका इतना बड़ा नेटवर्क है, धीरे धीरे ही खत्म होगा। लेकिन आप देखिए कि वो ग्राफ नीचे हमेशा गिरता ही जा रहा है, वो खड़ा नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 12% से आकर के घट करके 2.5%, 2.7% तक आ जा रहा है। बिहार के अंदर भी वही स्थिति है, उड़ीसा के अंदर वही स्थिति है, पश्चिम बंगाल के अंदर वही स्थिति है। तो एक एक करके ये राज्य, और जिन राज्यों में डायरेक्ट फाइट में है बीजेपी से, वहां उसका कोई चांस नहीं मानते। वहां बीजेपी सैचुरेशन पर है, लेकिन नहीं बिल्कुल सैचुरेशन पर है, लेकिन वहां पर एक ढंग से वो हिंदुत्व और नरेंद्र मोदी की, जो मैंने कहा ना, नरेंद्र मोदी की गारंटी, एक कोई न कोई हर इलेक्शन में कोई एंकरिंग इशू हो जाता है, एक एंकरिंग नारा हो जाता है। मुझे लगता है कि मोदी की गारंटी जो है ये चल पड़ा है, अभी सिक्का चल पड़ा है। एक और बात जिक्र कर देना, तो बार बार चैलेंज किया जा रहा है, अरे देखिए नरेंद्र मोदी का लोग राष्ट्रीय फलक पर तो ठीक है वोट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी ने मूलतः तीनों राज्यों में एक प्रयोग किया, और वो प्रयोग किया मोदी की गारंटी में, क्या ये विधानसभा में चलती है या नहीं चलती है। जब विधानसभा में चल गई तो आप यकीन मानिए, जब वही नरेंद्र मोदी अपने लिए वोट मांगेंगे, ये तो फोर्स मल्टीप्लायर हो जाता है। वैसी स्थिति में वो तो पहले से तैयार कि नरेंद्र मोदी को तो लोकसभा में देना ही देना है। उन्होंने, लोग बार बार कहता था कि नरेंद्र मोदी विधानसभा में नहीं चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा अच्छा मैं ये भी दिखाता हूँ, मोदी की गारंटी लेकर के आया। और आप देखिए किस प्रकार से उन्होंने स्ट्रेटजी को आर्किटेक्ट किया है। वो पूरे भारत की सनातन परंपरा को लेकर के हिंदुत्व का एजेंडा है, डेवलपमेंट का एजेंडा है, एस्पिरेशनल इंडिया का एजेंडा है, सामाजिक न्याय का एजेंडा है, और सारी धाराओं को, मैं बार बार ये कहता हूँ, सामाजिक न्याय की नई परिभाषा गढ़ी, इसके बाद हिंदुत्व को एक नया आयाम दिया, तीसरी बात डेवलपमेंट का एक नया मॉडल ला करके खड़ा कर दिया, और इन तीनों को अपने साथ समेट करके चलने वाले को, आदमी को कौन बीट कर सकता है। मोदी की गारंटी चल पड़ी है, उनको लग रहा है नारा चल गया है। ये निश्चित रूप से चला है। प्रधानमंत्री मोदी ने परफॉर्म किया है जनता के बीच के अंदर। जब यह गठबंधन बना था तो प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत स्पष्ट कहा था कि परिवारवादियों का गठबंधन है, जो किसी भी स्थिति में चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। और आप देखिए आज कांग्रेस भले ही राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता रखती हो, उसे कहा जाता हो, दो चुनाव से आप देख लीजिए 2014 और 2019 विपक्ष का नेता बनने लायक सीटें कांग्रेस को नहीं मिली। 9 राज्यों में कांग्रेस का खाता नहीं खुला,
150 से ज्यादा कांग्रेस के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। ठीक है। आज कांग्रेस का वोट बैंक 19% पे आके टिक गया, जो एक समय 45% हुआ करता था। मुझे लग रहा है कांग्रेस आज क्षेत्रीय दल की स्थिति में आ गई, भले वो राष्ट्रीय दल है, और क्षेत्रीय दल इस बात को जानते हैं कि कांग्रेस अब संपत्ति नहीं, हमारे लिए लायबिलिटी है। ठीक है, ये बात तो हो गई समीर जी। अब जरा उन क्षेत्रीय दलों की बात करें ना, उनके साथ एक फैक्टर जुड़ा हुआ है जो कांग्रेस के पास नहीं है, रीजनल प्राइड, क्षेत्रीय अस्मिता का मुद्दा। चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, तो ये नेता ये मानते हैं कि हमारा भी एक कैप्टिव वोट बैंक है। अब इन्हीं का वोट बैंक है, कांग्रेस का वोट बैंक नहीं। आप देखिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कांग्रेस को और लेफ्ट को खत्म करके अपना वोट बैंक तैयार किया है। कांग्रेस ना उनको विधानसभा चुनाव में है ना मोदी के सामने, तो मोदी के सामने सिर्फ क्षेत्रीय दल चुनौती है ना। लेकिन ये बात भी है कि ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल के बाहर क्या स्थिति है। आप 42 सीटों में से जीत लो, 40 सीटें 35 सीटें जीत लो, इससे ज्यादा तो आप जीत नहीं पाओगे। क्या ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के बाहर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकती है क्या? उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में अपनी सीटें बचा ले, पिछली बार की 17 सीटें, देखिए उसके बाहर जा पाएंगे क्या? तो प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पूरे देश के अंदर है। अगर ये ऑपोजिशन कुछ रियलिस्टिक ग्राउंड पर बात करना चाहेगा तो वो यही है कि 18 में डाउन करो इनको 8-10 सीटों पर, बंगाल में डाउन करो, बिहार में इनको डाउन करो 15 सीटें, महाराष्ट्र के अंदर इनको नीचे लेकर के आओ। वो तो ये मुझे लगता है कि बहुत सारे बड़ी बातें तो वो नेता भी नहीं सोच रहे होंगे कि हम लोग जो है 200 पर लोग रोक लेंगे नरेंद्र मोदी को। लेकिन ये फिगर अगर कहीं 260, 270 पर भी वो आज में कामयाब होते हैं, उनको लगता है मोदी की ताकत और ग्रिप कमजोर होगी। देखिए आप चुनौती देने की स्थिति में आ जाओगे, आप लड़ाई में आ जाओगे अगर आप एक उम्मीदवार बिहार में लालू और नीतीश मिलकर लड़ते हैं, महाराष्ट्र का लड़ते हैं, विपक्ष मिलकर लड़ता है, तो जो भारतीय जनता पार्टी ने 236 सीटें 50% ज़्यादा वोट बैंक से जीती थी, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी वो सीटें 10 और 15 या 20% वोट बैंक से जीतने की स्थिति में आ जाए। विपक्ष चुनौती देने की स्थिति में आ जाएगा अगर मिलकर लड़ता है तो। और भारतीय जनता पार्टी को उसके बाद भी रोकना नामुमकिन है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का जो नाम है, जो करिश्मा है, जनता में जो भरोसा है, और अब प्रधानमंत्री मोदी की जो गारंटी है, मुझे लग रहा है ये तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री मोदी के काम आने वाली है। और जनता मन बना चुकी है कि प्रधानमंत्री मोदी को तीसरा टर्म देना है। विपक्ष किसी भी स्थिति में रोकने की स्थिति में नहीं है, बस वह गठबंधन कर किसी सीटों पर चुनौती देने की स्थिति में और एक फाइट में आ सकता है।